हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 10th स्टैंडर्ड में भी है और 12th स्टैंडर्ड में भी है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ओम्स लॉ है। आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट थे जिसका पूरा नाम था साइमन ओम। इन्होंने ही लॉ दिया था जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम ने, पहले इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो ओम ने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, इनके बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। इसी रिलेशन को हम ओम्स लॉ को के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन ओम्स लॉ के अंदर काफ़ी सारा लिमिटेशंस हैं, यानी कि ओम्स लॉ को आप यूनिवर्सल लॉ नहीं कह सकते। एक प्रॉपर कंडीशन के साथ ही ये लॉ वैलिड है, ये तभी आप उसको पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करेंगे, जो ओम्स ने कहा क्या स्टेटमेंट है, और फिर हम इसको आगे एलोबरेट करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही कंडीशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। यह है पूरा स्टेटमेंट आपके सामने में। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। तो आप देख सकते हो शुरू में ही कंडीशन लग गया है। जो ओम्स लॉ जब भी वैलिड होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटाएंगे तो करंट भी घट जाएगा। इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो इसको हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर करंट वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वोल्टेज भी करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और हमें पता है कि जब जब करंट किसी प्रोपोर्शनल साइन को हम एलिमिनेट करते हैं इक्वल्स टू से, तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं। यहां भी एक कांस्टेंट हमने ले लिया R, तो यह एक रिलेशन बन गया वोल्टेज और करंट के बीच में। एक नया टर्म यूज किया हमने R। यहां R का मतलब है R फॉर रेजिस्टेंस, जो कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के रूप में यूज किया गया है। तो ओम्स लॉ एक बहुत सिंपल वे में देखा जाए तो यह एक कंडीशनल लॉ है। कंडीशन के साथ इसको हम पढ़ सकते हैं। जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी बात को मैथमेटिकली हमने लिखा है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। उसको
इक्वेशन के फॉर्म में करेक्ट करने के लिए हमने उल्टा कर दिया, वोल्टेज को करंट के प्रोपोर्शनल लिख दिया, फिर उसको प्रोपोर्शनल से हटा के हमने V इक्वल्स टू R है। अच्छा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। ये ऐसा इसीलिए किया गया ताकि मैथमेटिकली हम इसको करेक्ट लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान से देखो, V इक्वल्स टू आर आई, V और R की अगर बात करें वोल्टेज और करंट की, प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे आप तो वोल्टेज की वैल्यू मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होता है। एग्जांपल के लिए 220 वोल्ट की वोल्टेज अगर आपके घर में आ रहा है तो करंट मुश्किल से 8 से 10 एम्पियर या 12 एम्पियर 6 एम्पियर अकॉर्डिंग टू लोड आपके घर में होगा। यानी करंट की वैल्यू सिंगल डिजिट में रहता है, जबकि वोल्टेज 240 220 वोल्ट इतना होता है। तो मैथमेटिकली इसको अगर करेक्ट करोगे तो आपको करंट के साथ किसी दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वोल्टेज के इक्वल होगा। इसीलिए हमने I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V को चेंज कर दिया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिससे कि हमारा एक मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन बन सकता था। तो बस उसको मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए हमने उल्टा किया था। ये तो ओम हो गया। अब थोड़ा सा बात हम रेजिस्टेंस की कर लेते हैं, फिर ओम्स लॉ का एक दूसरा वर्जन है जो ग्राफिकली हम पढ़ेंगे, वो बाद में देखते हैं। जो हमने ओम्स लॉ में प्रोपोर्शनल साइन को एलिमिनेट करने के लिए जो टर्म यूज किया जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, अब एक बार उस रेजिस्टेंस के बारे में देखो यह क्या होता है। इसका नाम से ही क्लियर है, रेजिस्टेंस यानी कि ये रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया रेजिस्ट करना, रोकना। किसको रोकेगा ये? तो इट रेजिस्ट टू द इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में करंट जो फ्लो हो रहा है उसको रोकता है। और ये कितना रोकेगा ये डिपेंड करेगा इसके मैग्नीट्यूड पे या उस नेचर ऑफ कंडक्टर पे। अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम है तो वो करंट को कम रोकेगा, यानी करंट को इजीली फ्लो होने देगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट को वो ज़्यादा रोकेगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल रेजिस्टेंस की बात करें तो इसको सिंपल लिख सकते हैं, अ फैक्टर दैट अपोजेज द इलेक्ट्रिक करंट flowing through any कंडक्टर। किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करता है, ये एक फैक्टर है, एज ए फैक्टर काम करता है। आप मैथमेटिकली भी देख लो, जब फॉर्मूला भी आया है V इक्वल्स टू आई आर, तो वोल्टेज तो सेम रहेगा। एग्जांपल के लिए वोल्टेज 220 वोल्ट है और करंट 8 एम्पियर फ्लो हो रहा है। इसको अगर बैलेंस करने के लिए बोला जाए तो उसमें 200 मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए, 200 वोल्ट है और उस सर्किट में करंट 8 एम्पियर है। इट मीन्स इसमें जो भी वोल्टेज होगा वो 25 होगा, तभी 25 8 जा 200 हो गया। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, रेजिस्टेंस 50 कर दूं, ऑटोमेटिकली उस सर्किट में करंट घट के 8 के बदले 4 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि रेजिस्टेंस करंट के साथ इनवर्स बिहेव कर रहा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। जबकि वोल्टेज तो हमेशा सेम रहता है, जितना सप्लाई होगा वही उतना ही रहेगा, उसको बढ़ा घटा नहीं सकते हम सिंपली तरीके से बात करें तो रेजिस्टेंस एक फैक्टर है जो करंट को अपोज करता है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करंट बहुत ही कम हो जाएगा, कभी कभी इतना कम हो जाएगा करंट कि करंट जीरो बोल देंगे हम, यानी करंट फ्लो हो ही नहीं रहा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही अधिक हो गया। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा पॉइंट वाइज डिस्कस करें। सबसे पहले रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर से डिनोट किया जाता है। स्मॉल आर से भी कभी डिनोट कर देते हैं, वो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है, बाद में बात करेंगे। फिलहाल रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि करंट भी स्केलर था, वोल्टेज भी स्केलर है, तो रेजिस्टेंस भी स्केलर ही होगा। और आगे बात करें
फॉर्मूला की रेजिस्टेंस का अभी फिलहाल फॉर्मूला हम ओम्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो V अपॉन I, यानी रेजिस्टेंस को आप ऐसे भी कह सकते हो मैथमेटिकली कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट, पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, ये वोल्टेज करंट का रेशियो है। और SI यूनिट की बात करें, जो कि हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट लिखते हैं, तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन करंट है, तो वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते थे हम, लेकिन अगर बाय नेम जाए तो बाय नेम रेजिस्टेंस के यूनिट को ओम कह सकते हैं। रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम, क्योंकि ओम ने बताया था इसके बारे में, तो ओम कहते हैं। ओम का जो सिंबल होता है वो ओमेगा के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ओम। यह रेजिस्टेंस के बारे में हमने आपको ब्रीफली बताया है। आगे क्लास में हम रेजिस्टेंस के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, जो एक्चुअल में रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस का मेन ओरिजिनेशन या कॉज क्या है। वोल्टेज करंट नहीं होता है उसका मेन कॉज, उसका मेन कॉज कोई दूसरा फैक्टर है, दैट विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। फिलहाल फिर से हम ओम्स लॉ पे दोबारा लौट के आते हैं। जो अब ओम्स लॉ को ग्राफिकली देखते हैं, जब ग्राफिकली ओम्स लॉ कैसे हम उसको समझ सकते हैं। एक बार आप लोग फिर से रिपीट कर दो रेजिस्टेंस को मैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में फ्लो होता है वायर के थ्रू, उसको अपोज करता है। और अपोज का मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगी, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा होगा। और उसको पॉइंट वाइज हमने डिस्कस किया। जो रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है। ये फॉर्मूला ओम्स लॉ के बेसिस पे हम लिख सकते हैं V अपॉन I, और SI यूनिट बाय फॉर्मूला देखें तो वोल्ट पर एम्पियर, और वैसे उसको हम ओम कहते हैं क्योंकि ओम ने इसके बारे में हमें बताया है। एक बार दोबारा लौट के चलते हैं ओम्स लॉ पे ही ग्राफिकली। ओम के स्टेटमेंट में ही हमने देखा था, तो उसने वोल्टेज और करंट के बीच ही रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। तो किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को हम ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ में हम बात करेंगे VI ग्राफ की। यहाँ थोड़ा बहुत मैं ग्राफ के बारे में पहले बताना चाहूंगा, जो ग्राफ क्या होता है, फिर हम फिर से वापस टॉपिक पर आ जाएंगे। ग्राफ का मतलब है किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करना। ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें रिलेशन अगर पॉसिबल है उसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये रिलेशन दो ही होता है, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली होगा। ग्राफ में हमेशा दो एक्सिस यूज किया जाता है, एक्स वाई यूजुअली हम यूज करते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। दो एक्सिस इज यूज्ड। उन दोनों एक्सिस में अब दो एक्सिस है और ये दो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तब ध्यान देना है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी में से एक फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करेगा डिपेंडेंट वाले पे, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी जो होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे। मैं एग्जांपल देता हूं इसके लिए। अब जैसे कि स्पीड टाइम है, तो स्पीड टाइम में रिलेशन है। अगर हम डिस्टेंस फिक्स कर दें
तो स्पीड टाइम एक दूसरे का कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो फिक्स डिस्टेंस के लिए ज़्यादा स्पीड होगा तो टाइम कम लगेगा, और कम स्पीड होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपको मान लो मार्केट जाना है तो अगर आप तेज़ी से जाओगे, ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, और स्लो जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्पीड टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि स्पीड और टाइम में से कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, और स्पीड टाइम पे डिपेंड करता है। तो जब आप ग्राफ बनाते हो तो टाइम को एक्स एक्सिस पे रखते हो और स्पीड को वाई एक्सिस पे। उसी तरह से यहाँ पे वी आई ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ जब बनाएंगे हम, तो हमें ये डिसाइड करना होगा इन दोनों में से डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। वोल्टेज पे करंट डिपेंड करता है कि करंट पे वोल्टेज डिपेंड करता है, ये पहले हमें समझना होगा। तो करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक डायनामिक फॉर्म है। वायर से सिर्फ एनर्जी का फ्लो होता है, लेकिन एनर्जी का फ्लो जब होगा ना जब एनर्जी कहीं स्टोर रहेगा। अब टंकी में जब पानी होगा तब ना वो फ्लो होके आपके टैप में आएगा, नल में आएगा। जब टंकी में पानी नहीं होगा तो पाइप के थ्रू फ्लो क्या होगा, कुछ नहीं होगा फ्लो। यानी कि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता है, जो बैटरी के फॉर्म में, जिसको बैटरी कहते हैं, सेल कहते हैं। अब फिर उस बैटरी को जब हम किसी वायर से जोड़ते हैं, किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं, तो वही स्टोर एनर्जी उस वायर में फ्लो होके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में चला जाता है, उसी को करंट कहा जाता है। तो यानी कि वोल्टेज हो गया इंडिपेंडेंट और करंट हो गया डिपेंडेंट। अगर हमें ग्राफ बनाने बोला जाएगा ना, जब भी ध्यान देना, जब भी आपको बोला जाएगा ग्राफ बनाने के लिए, तो आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें आप वोल्टेज नीचे लिखोगे और करंट ऊपर लिखोगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इट इज नेम्ड एज IV ग्राफ। यानी कि हम लोग VI ग्राफ बना ही नहीं सकते, हम जब भी बनाएंगे तो IV ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि वोल्टेज इंडिपेंडेंट है और करंट डिपेंडेंट है। तो हमारा ग्राफ हमेशा IV ग्राफ बनेगा, VI ग्राफ नहीं बनेगा। तब क्वेश्चन है जो VI ग्राफ फिर कैसे बना। ओम से तो VI ग्राफ की बात की है, तो ओम से यहाँ पे एक चूक हो गई है, गलती हो गई है। उसने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखा, उसने वोल्टेज को ही वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है और करंट को एक्स एक्सिस पे। इसलिए ओम के हिसाब से ग्राफ जब भी पढ़ेंगे तो VI। लेकिन जब हम आगे जाके हायर क्लास में जब जाओगे आप, जब करंट वोल्टेज को तो डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे VI ग्राफ की बात कभी नहीं होती है, वहाँ IV ग्राफ की बात होती है, चाहे वो सेमी कंडक्टर हो या कंडक्टर हो या कुछ भी हो। तो फिलहाल हम ये तुमने आपको समझा दिया जो ग्राफ क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ की बात करें तो हम VI ग्राफ की बात करेंगे। तो आप VI ग्राफ देखो, ये क्या है। तो VI ग्राफ के लिए VI ग्राफ बनाएंगे तो पहले हम दोनों एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे V होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे I ही लेंगे, करंट लेंगे, और यहाँ लेंगे V। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखिए यहां पे दो तीन बातें हैं। एक तो हर एक ग्राफ का सिग्निफिकेंस होता है। तो अगर हम यहां पे सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ VI ग्राफ, सिग्निफिकेंस ऑफ VI ग्राफ, तो जब भी ग्राफ की सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो पहला बात होगा स्लोप ऑफ ग्राफ की। ग्राफ में दो सिग्निफिकेंट टर्म होते हैं, एक स्लोप होता है और एक होता है एरिया ऑफ ग्राफ। अब VI ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा और VI ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, हम इसकी बात करते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं आपको मैं, ध्यान से देखना। स्लोप, जब भी स्लोप की बात करोगे आप, तो स्लोप का मतलब होता है डिवाइड। आपको डिवाइड करना होगा उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को आपस में, तो स्लोप निकलेगा। जब आप एरिया की बात करोगे तो आपको दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एरिया निकलेगा। एरिया के टर्म में मल्टीप्लाई की बात होती है और स्लोप के टर्म में डिवाइड की। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ का मतलब हो गया v अपॉन आई निकालना। और v अपॉन आई निकालेंगे अगर हम, तो v अपॉन आई किसका फॉर्मूला होता है? रेजिस्टेंस का। यानी कि कंक्लूजन ये निकला कि रेजिस्टेंस जो है वो है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। मैं थोड़ा स्लोप समझाऊंगा डिटेल में भी, फिलहाल यहां देखो, ये है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। वही एरिया की बात में हमने मल्टीप्लाई बोला है, तो अगर हम V इंटू आई करें, वोल्टेज इंटू करंट, तो यह भी एक फिजिकल क्वांटिटी बनता है जिसे हम कहते हैं पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पावर को लिख सकते हैं एरिया ऑफ वी आई ग्राफ। तो वी आई ग्राफ का एरिया इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट करेगा और वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। तो वी आई ग्राफ का दोनों ही चीज, एरिया और स्लोप दोनों सिग्निफिकेंट है। जरूरी नहीं है हर एक ग्राफ में दोनों चीज सिग्निफिकेंट हो। कुछ ग्राफ का एरिया सिग्निफिकेंट होता है, किसी का स्लोप ही सिग्निफिकेंट होता है, किसी में दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सिग्निफिकेंट है। फिलहाल हम इलेक्ट्रिक पावर को भी पीछे रखते हैं, ये डिस्कस नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स यू रेजिस्टेंस। अब स्लोप का मतलब होता क्या है, स्लोप के बारे में देखते हैं। स्लोप का मतलब होता है मैथमेटिकली टेन थीटा। ये मैथ में आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ा होगा। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। और टेन थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 उसके रेशियो होते हैं, तो 10 एक वन ऑफ देम है। और टेन थीटा डिपेंड करता है थीटा, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ज्यादा एंगल होगा तो ज्यादा टेन थीटा की वैल्यू आएगी, और टेन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्लोप भी ज्यादा होगा, और स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तब कैसे डिसाइड करेंगे हम एंगल ज्यादा है? तब देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया था, ये इसी में एक दूसरा ग्राफ बनाया था मैं, स्ट्रेट लाइन। ये दो अलग अलग मटेरियल के ग्राफ है, ए और बी का। अब ये दोनों में एंगल देखो आप, तो ए का एंगल थोड़ा ज्यादा है और बी का एंगल कम है। मैं थीटा 1 थीटा 2 लिख देता हूं। आप देख पा रहे हो कि थीटा 1 ग्रेटर है थीटा 2 से, तो ऑब्वियस सी बात है टेन थीटा 1 बड़ा होगा टेन थीटा 2 से। यानी कि स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। यानी कि ए का रेजिस्टेंस बी से ज्यादा है। इसमें दो अलग अलग मटेरियल ये है, ये जिसमें कि ए का स्लोप ज्यादा था क्योंकि ए का एंगल ज्यादा है, इसलिए ए का ज्यादा रेजिस्टेंस है, बी का रेजिस्टेंस कम है। तो ये हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ओम्स लॉ को इस तरीके से। अब लास्टली ओम्स लॉ के बारे में बात करें तो ओम्स लॉ के बेसिस पे अगर हम कंडक्टर को डिफाइन करें, ये मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। ओम्स लॉ के बेसिस पर अगर हम कंडक्टर को डिफाइन करें तो दो तरह के कंडक्टर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। एक वो कंडक्टर जो ओम को फॉलो करेगा, उसे कहेंगे ओमिक कंडक्टर, और जो फॉलो नहीं करेगा उसे कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। जो करता है वो ओमिक है, जो नहीं करता है वो नॉन ओमिक है। लिख भी देता हूं मैं, दैट फॉलोज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फॉलो करने का मतलब हो गया जिसका वी आई ग्राफ जो है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट।
अगर किसी मटेरियल का VI ग्राफ स्ट्रेट है मीन्स वो ओम्स को फॉलो करता है, मीन्स वो ओमिक कंडक्टर है। नॉन ओमिक की बात करें तो ठीक अपोजिट लिख दो, दैट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है और जिसका VI ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता है, कर्व होता है, इज नॉट स्ट्रेट, यानी कि कर्व होगा। अब यह क्वेश्चन है, क्या ऐसा कोई कंडक्टर है जो ओमिक हो कंप्लीटली या नॉन ओमिक हो? तो आंसर है नहीं। कोई भी कंडक्टर प्योरली ना तो ओमिक है ना ही वो नॉन ओमिक है। हर एक कंडक्टर एक पार्टिकुलर वोल्टेज तक ओमिक तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे उसका वोल्टेज बढ़ता जाता है उसमें करंट भी बढ़ेगी और करंट बढ़ने से हीट डेवलप होता है जिसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और हीट जैसे ही बढ़ेगा तो उस वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ते ही वो ओम को फॉलो करना बंद कर देगा और वो बन जाएगा वही मटेरियल नॉन ओमिक। यानी कि सेम मटेरियल कुछ टाइम के लिए ओमिक होता है शुरू में, बाद में वही नॉन ओमिक हो जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और टेम्परेचर चेंज होने का कारण क्या है? करंट का फ्लो होना। जैसे जैसे करंट ज़्यादा फ्लो होगा टेम्परेचर बदलने लगता है। तो अगर मैं जनरल एक ग्राफ बनाऊं, VI ग्राफ ही बना देता हूं, हालांकि हमें IV ग्राफ बनाना चाहिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अगर जनरल ग्राफ बनाऊं मैं किसी भी मटेरियल का तो कुछ ऐसा होता है। आप यहां देख सकते हो मैंने जानबूझ के आगे एक थोड़ा कर्व बनाया हुआ है। ये ग्राफ 0, ये पॉइंट यहाँ A ले लिया, फिर आगे यहां से पॉइंट हमने B ले लिया। O से A ग्राफ पूरा स्ट्रेट है, यानी कि ये ग्राफ O to A रीजन में ओमिक है। और A के बाद एक ग्राफ थोड़ा कर्व हो गया, यानी कि इसके बाद ये नॉन ओमिक। तो OA ओमिक रीजन शो करता है और सेम मटेरियल बाद में AB रीजन में जब गया तो वही नॉन ओमिक शो करता है। तो ओम के बेसिस पे जो हमने कंडक्टर को डिफाइन किया है, डिवाइड किया दो पार्ट में, वो सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट तक, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट तब तक वो ओमिक कंडक्टर, तब तक वो ओम को फॉलो करेगा, ग्राफ उसका स्ट्रेट होगा। जैसे टेम्परेचर बदला तो वो ओम को फॉलो नहीं करेगा, ग्राफ उसका कर्व हो जाएगा और तब उसको क्या कहेंगे हम उसी सेम मटेरियल को? नॉन ओमिक कंडक्टर। तो आज हमने ओम्स लॉ के बारे में पूरा डिस्कस किया है। ओम्स लॉ क्या है, वो क्या बताता है, उसी में हमने एक नया टर्म्स देखा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। रेजिस्टेंस में क्या होती है, वो कैसे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय गिवन वोल्टेज एंड करंट या बाय द हेल्प ऑफ VI ग्राफ। और बाद में हमने आपको ओम्स के बेसिस पे मटेरियल को डिवाइड करना सिखाया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे आपको जो रेजिस्टेंस एक्चुअल में किन किन बातों पे डिपेंड करता है। क्या वो वोल्टेज करंट पे ही डिपेंड करता है या कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किस पे नहीं करेगा। और फिर आगे बात करेंगे रेजिस्टेंस, अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा सर्किट में तो कैसे उसको हम डील करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।